नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज आप सबके सामने मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। इस टॉपिक का नाम है चक्रवात और मैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में आज चर्चा करूंगी। मुख्य रूप से चक्रवाती तूफान डिटवा जो आया है उससे संबंधित रहेंगे सारे तथ्य। साथ ही साथ आपको जानने का मौका मिलेगा चक्रवात का निर्माण कैसे होता है और चक्रवात का नामकरण कैसे होता है। तो सारी चीजें जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं आपको दर्शन कराना चाहूंगी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का, जो आप पूरी क्लास खत्म होने के बाद आराम से कर लेंगे। बहुत कुछ जानना है बच्चों आज हमें। देख लीजिए, उत्तरी हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात सलाहकार और नामकरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूपीएससी कई बार होता है, आपको बहुत डिटेल में पूछ लेगा और उसी हिसाब से हमने ये प्रश्न तैयार किया है। केवल क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र को ही विश्व भर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम देने का अधिकार है ना। दूसरा, दक्षिण चीन सागर में उत्पन्न होने वाला कोई उष्णकटिबंधीय चक्रवात यदि बाद में बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है तो उसे WMA एस्कैप नामकरण सूची के अनुसार RSMC नई दिल्ली द्वारा पुनः नामित किया जाता है। इसी तरह के और दो कठिन स्टेटमेंट हैं जो हम लास्ट में पढ़ेंगे और देखेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में सही आंसर दे पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चक्रवात डिटवा के बारे में जानते हैं और चक्रवात डिटवा एग्जैक्टली है क्या और क्यों ये हमें परेशान कर रहा है, चक्रवात डिटवा या दितवा। ठीक है, तो चक्रवात दितवा फाइनली बन चुका है चक्रवात सेनियार के बाद। सारी चीजें बताऊंगी बच्चों, और ये तमिलनाडु में लैंडफॉल करेगा, भूमि से टकराव करेगा। आपको बस मेरे साथ धीरे धीरे समझना है कि चक्रवात दितवा क्या है और चक्रवात दितवा का नामकरण कैसे हुआ है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। सबसे पहले चक्रवात के बारे में समझते हैं। चक्रवात डिटवा या दितवा। चक्रवात दितवा का निर्माण दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में हुआ है। ठीक, ये चीज आप समझ लीजिए, यानी ये भारत के बहुत समीप है। मुख्य रूप से अगर हम मैप में देखेंगे तो ये इस क्षेत्र में श्रीलंका के पास निर्मित हुआ है। तो श्रीलंका को ऑलरेडी ये हिट कर चुका है, यहाँ पे निर्मित हुआ है, श्रीलंका को ऑलरेडी हिट कर चुका है। इसी वजह से भारतीय सरकार ने हाल ही में ह्यूमैनिटेरियन एड यहाँ भिजवाई है ऑपरेशन सागर बंधु के नाम से। ऑपरेशन सागर बंधु के नाम से। तो इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि क्या नाम है जो अभी हाल ही में सरकार ने भेजे हैं ऑपरेशन के थ्रू ह्यूमैनिटेरियन एड। सागर ऑपरेशन बंधु नाम है। ठीक है, अब माना जा रहा है कि चक्रवात भारत की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। भारत की तरफ बढ़ने के परिणाम स्वरूप ये तमिलनाडु को इम्पैक्ट करेगा। श्रीलंका को ऑलरेडी हिट कर चुका है। ठीक है, उसके बाद ये इसका निर्माण लगभग 25 नवंबर से लेके 27 नवंबर के बीच में हुआ है और अब ये लगभग 30 नवंबर को तमिलनाडु में भूमि से टकराएगा। तो तमिलनाडु भूमि से टकराव के लिए बिल्कुल तैयार है, लैंडफॉल ये इसी समय करेगा। ये निर्मित कैसे हुआ? जब ये निर्मित हुआ ये काफी सारे चरणों से गया, तो चरणबद्ध रूप से इसका जो निर्माण हुआ है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी चक्रवात जब बनता है ना, सबसे पहले निम्न दाब बनता है, उसके बाद एक अवदाब बनता है, अवदाब के बाद एक गहरा अवदाब बनता है और फिर एक चक्रवाती तूफान बनता है। हमारा जो ये दितवा है ये चक्रवाती तूफान ही है। ठीक है, निम्न दाब ये हम किस आधार पर करते हैं? ये हम पवन की गति के आधार पर करते हैं कि उसमें जो पवन अंदर की ओर घूम रही है उसकी गति क्या है। तो निम्न दाब तब बनता है जब पवन की गति लगभग 31 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। अगर 31 किलोमीटर प्रति घंटे से ये लगभग 49 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी तो माना जाता है कि ये अवदाब बना रही है। गहरा अवदाब का बनता है जब 50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेके 61 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाते हैं,
तब माना जाता है कि अब नेक्स्ट चरण आ चुका है, गहरा अवदाब बन चुका है। फाइनली चक्रवाती तूफान कब बनता है? जब 62 किलोमीटर प्रति घंटे से ये ऊपर होने लगता है, तब चक्रवाती तूफान कहा जाता है। उसके बाद भी अलग अलग चरण होते हैं, पर हमें यहीं तक जानना है। क्यों? क्योंकि दितवा एक चक्रवाती तूफान है और इसकी जो गति है, दितवा की गति है, ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो याद रखिएगा, गति जो दितवा की है ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, अंदर की ओर घूम रहा है। और उत्तर की ओर ये लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 7 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर आ रहा है। उत्तर की ओर जो गति है, जो ये चल रहा है तमिलनाडु की तरफ, 7 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बढ़ेगा और घटेगा, बढ़ेगा और घटेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पवन की स्थिति अलग होती चली जाएगी, जो हमारी ट्रेड विंड्स होती हैं, व्यापारिक पवनें होती हैं, उसी हिसाब से इसकी गति पर भी प्रभाव आएगा। ठीक है, अब दितवा ये यमन ने नाम दिया है, इसको याद रखिएगा, इसके बारे में नामकरण में हम पढ़ेंगे। और ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि नाम पूछा जा सकता है। सेन्यार किसने दिया है नाम? सेन्यार दिया है यूएई ने। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें लैंडफॉल ये कहाँ करेगा, लिखा तो है तमिलनाडु, पर आपको ये याद रखना है कि सिर्फ तमिलनाडु नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश का दक्षिण क्षेत्र और पुदुचेरी, तमिलनाडु, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाले हैं। पुदुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो जैसे जैसे ये अफेक्ट होते चले जाएंगे, लैंडफॉल होता चला जाएगा, भूमि से टकराव होता चला जाएगा, वैसे वैसे बाढ़ और तूफान आने की भी आशंका बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसीलिए जब लैंडफॉल होता है तो सरकार उससे पहले बहुत सारी एडवाइजरीज जारी कर देती है कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। जैसे मछुआरों को वापस बुला लिया जाता है, वहाँ से लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, इवैक्यूएशन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है जानना। भूमि से टकराव क्या होता है, ये लैंडफॉल क्या होता है? भूमि से टकराव का मतलब है बेटा कि जब चक्रवात को नमी मिलनी बंद हो जाती है, तो चक्रवात को जैसे ही नमी मिलनी बंद हुई, क्या होगा इसके बाद? नमी ही इसका ईंधन होती है। एक चक्रवात का ईंधन क्या होता है? नमी। और जैसे जैसे भूमि की तरफ चलता चला जाता है, नमी कम होती चली जाती है। नमी कम हुई, ये किसी भी भूमि पे आया और वहां पे तुरंत ये टकरा के खत्म हो जाता है। इसी को भूमि से टकराव या फिर लैंडफॉल कहा जाता है। और क्योंकि भारत के पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी तटीय क्षेत्र में 2 प्रकार की पवनें और 2 प्रकार की गतियां इसको हेल्प कर रही होती है। एक तो कोरियोलिस बल हेल्प कर रहा होता है इसको इधर चलने में, साथ ही साथ व्यापारिक पवनें। तो इसको ये भूमि की तरफ लाएंगी ही लाएंगी। कैसे लाएंगी वो हम आगे देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है चक्रवात। चक्रवात एक टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अभी अगर हम बात करें सरकार ने किस प्रकार से तैयारियां की हैं वो तो हम देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्ण चक्रवात और एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम उष्णकटिबंधीय इसलिए है क्योंकि ये 5 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर के मध्य और 5 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री दक्षिण के मध्य आते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। हर जगह चक्रवात इन क्षेत्रों में जो आते हैं इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि अगर आप इंडियन ओशन रीजन में देखेंगे, भारतीय हिंद महासागर में देखेंगे, तो इनका नाम साइक्लोन या फिर चक्रवात ही होगा। अगर आप इसे ऑस्ट्रेलिया के पास देखेंगे तो इसका नाम विली विली होगा, विली विलीज। अगर आप इधर देखेंगे प्रशांत महासागर में तो इसका नाम टाइफून होगा, टाइफू या टाइफून। ठीक है, और अगर आप इसको अटलांटिक महासागर में देखेंगे तो इसका नाम हरिकेन होगा। है सब एक ही चीज, बस क्योंकि क्षेत्र अलग है तो इसका नाम उस आधार पे भी अलग होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अगर हम परिभाषा देखें तो परिभाषा के अनुसार ये एक निम्न दाब क्षेत्र है, निम्न दाब क्षेत्र है जिसमें पवन अति तीव्र गति से अंदर की ओर घूर्णन करती हैं। अति तीव्र गति से अंदर की ओर घूर्णन करती हैं। अंदर की ओर घूर्णन करती क्यों है, उसका भी रीजन है बेटा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी किसी क्षेत्र में निम्न दाब बनेगा
मान लीजिए बीच का यहाँ पे एक क्षेत्र है जो निम्न दाब का क्षेत्र है, उसको भरने के लिए उच्च दबाव से पवन आने लगेंगी। इसी प्रकार से जब उच्च दबाव से पवन इस निम्न दाब को भरने के लिए आती हैं तो ये अंदर की ओर आ रही होती हैं, और इसी प्रकार से हवा जो है ये अंदर की ओर घूर्णन कर रही है, और यही उष्णकटिबंधीय चक्रवात बाद में बन जाता है। निर्भर करता है कि गति किस प्रकार से बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक चक्रवात के बनने के लिए क्या क्या आधार होते हैं। ये प्रश्न यूपीएससी का मेंस और प्री दोनों के लिए फेवरेट है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के आधार, ये भी जरूरी है बच्चों। उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्माण आधार, सबसे पहला निम्न दाब तो बनना ही है। निम्न दाब के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? निम्न दाब के लिए हमें समुद्री सतह तापमान लगभग 26.5 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर चाहिए। आपको ये याद रखना है जो मैंने बताया था कि नमी बहुत महत्वपूर्ण है चक्रवातों के लिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए। इसी वजह से, नमी की वजह से ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा और हमेशा, यहां मेरा कीवर्ड समझिएगा, हमेशा ये समुद्री सतह पर ही बनेंगे। कभी भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमि की सतह पे नहीं बनेंगे। जो शीतोष्ण चक्रवात है ये भूमि और सागर दोनों पे बन सकते हैं, और उनके बनने की प्रक्रिया भी अलग है। पर इसकी अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये हमेशा समुद्र पे बनेंगे। तो सबसे पहला जो इसका रोल रहेगा ये है कि समुद्री सतह तापमान कितना चाहिए? ये 26.5 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक चाहिए, पहला। और ये लगभग 45 से 60 मीटर की गहराई पर चाहिए समुद्रों की। ये जैसे कि मैंने बताया कि समुद्री सतह पे ही हमेशा उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, सतह पर ही सदैव उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, निर्मित होते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अब इसको लगातार नमी मिल रही है जिस वजह से नमी ईंधन की तरह काम कर रही है, और नमी जैसे जैसे ऊपर उठ रही है एक सतह पे निम्न दाब बन रहा है। तो दूसरी जो चीज चाहिए वो निम्न दाब है। निम्न दाब क्या होता है? जब तापमान बढ़े और यहाँ से वायु मास ऊपर, जो वायु स्तंभ है वो ऊपर उठता चला जा रहा है, वायु स्तंभ के ऊपर उठने के परिणाम स्वरूप यहाँ पे निम्न दाब बन रहा है। और यही नमी जो छुपी हुई ऊष्मा है ये ईंधन की तरह काम करेगी। तो ईंधन के रूप में इसको क्या मिल जाता है? तीसरा स्टेप, नमी मिल जाती है। और मुख्य रूप से ये लेटेंट हीट है या फिर छुपी ऊष्मा। छुपी ऊष्मा क्या होता है कि तापमान आपने बदला नहीं है पर फिर भी एक फॉर्म ऑफ मैटर से दूसरा हो जा रहा है। यानी कि जैसे घर में आप चाय बना रहे हैं या पानी उबाल रहे हैं, उसको क्या करेंगे आप? भले ही तापमान आपने नहीं बढ़ाया, धीरे धीरे अगर आप बहुत लंबे समय तक भूल गए तो पानी संपूर्ण रूप से उबल जाता है और खत्म हो जाएगा, वो पैन खाली हो जाएगा। तापमान आपने आके बढ़ाया घटाया नहीं है, पर क्योंकि छुपी ऊष्मा लगातार उसको ईंधन दे रही थी, इस वजह से संपूर्ण रूप से पानी खत्म हो जाता है, पूरी तरह से वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, तो छुपी ऊष्मा बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी होनी चाहिए। चौथी चीज जो चाहिए, अब चक्रवात को चलना है, चक्रवात एक जगह निर्मित होकर खड़ा नहीं रहेगा। चक्रवात को चलाने के लिए दूसरी चीज हमको यहाँ पे क्या चाहिए? कोरियोलिस बल। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीज है वो कोरियोलिस बल है। Sometimes it happens, guys. बल, अब यहाँ पे चक्रवात पर महत्वपूर्ण बल कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या करता है? कोरियोलिस बल पवन की दिशा बदलता है, और ये तब होता है जब पृथ्वी घूर्णन करती है। पृथ्वी के घूर्णन करने के परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्र हैं जहां पे कोरियोलिस बल निर्मित अच्छे से होते हैं और कुछ जगह है जहां पे नहीं होती हैं।
जैसे कि 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के मध्य कोरियोलिस बल एब्सेंट है, सबसे ज्यादा तीव्र ये ध्रुवों पर है। इसी वजह से कोरियोलिस बल के परिणाम स्वरूप चक्रवात हमेशा कहां से कहां जाएंगे, ये भूमध्य क्षेत्र से ये ध्रुवों की तरफ जाएंगे। इसीलिए चक्रवात हमेशा उत्तरी गोलार्ध में अगर बन रहे हैं तो उत्तर की ओर चलेंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में बन रहे हैं तो दक्षिण की ओर ध्रुव की तरफ चलेंगे। ठीक है, सेम चीज यहाँ के लिए है, क्योंकि चक्रवात के लिए यहाँ बल सबसे ज्यादा तीव्र है, कोरियोलिस बल सबसे ज्यादा तीव्र है। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ें कि कोरियोलिस बल, जब भी आप सोचें कि कोरियोलिस बल हमेशा दक्षिण से उत्तर की ओर क्यों जाता है, कोरियोलिस बल की वजह से। ठीक है, इसके बाद जो वर्टिकल विंड शेयर है, गति ऊपरी ऊपरी एवं निचली पवन की गति में कम बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपरी क्षेत्र और निचले क्षेत्र में पवन की गति बहुत ज्यादा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो जो आपकी यहाँ से ऊष्मा उठ रही है, वायु स्तंभ उठ रहा है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होना चाहिए। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से चक्रवात के निर्माण आवश्यक हो जाते हैं, मतलब चक्रवात बनता है और फिर चलता है। अब भारत में हमें पता है, भारत में चक्रवात सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है वो बंगाल की खाड़ी को है, और मुख्य रूप से भारत के पूर्वी तट को है। तो भारत एवं चक्रवात, नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक है, भारत एवं चक्रवात। भारत में बेटा, जैसे कि मैंने कहा, हिंद महासागर में चक्रवात सबसे अधिक आते हैं और बंगाल की खाड़ी में भी सबसे ज्यादा आते हैं, और बंगाल की खाड़ी के लिए भारत खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। बताती हूं कैसे। अगर हम देखें तो भारत में पूर्वी तट पे सबसे अधिक जो चक्रवात से प्रभावित है वो ओडिशा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी आदि सब हैं। पर बंगाल की खाड़ी में सबसे अधिक चक्रवात क्यों आते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात, बंगाल की खाड़ी की जो स्थिति है वही इंपॉर्टेंट है। अरब सागर से संबंधित अगर बंगाल की खाड़ी को देखेंगे तो ये अधिक उष्ण है। सबसे पहली चीज, अधिक उष्ण क्यों है बेटा ये, क्योंकि इसमें वाष्पीकरण भी बहुत ज्यादा है, और वाष्पीकरण अधिक होने के परिणाम स्वरूप यहाँ पे नमी ज्यादा उत्पन्न होती है। नमी ज्यादा उत्पन्न होती है जो कि चक्रवात के लिए ईंधन की तरह काम करती है। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पे नमी ज्यादा उत्पन्न कैसे होती है और क्यों होती है, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं जैसे कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, उसके बाद महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब ताजे पानी की नदियां हैं। ये लगातार क्या करती हैं, यहाँ पे ताजा पानी लाती हैं। ताजा पानी जब अधिक हो जाता है तो यहाँ पे लवणता कम हो जाती है। लवणता कम होने के परिणाम स्वरूप वाष्पीकरण अधिक होने लगता है, क्योंकि हमें पता है जहां ज्यादा ताजा जल है वहीं पे वाष्पीकरण अधिक होगा। यानी कि इसी प्रकार से जब वाष्पीकरण अधिक है तो नमी ईंधन के रूप में ज्यादा काम कर रही है, और ये अधिक गर्म होने की वजह से बंगाल की खाड़ी एक निम्न दाब हॉटस्पॉट बन जाती है। निम्न दाब हॉटस्पॉट, सबसे पहली ये चीज है। ठीक है, कि पूर्वी तट इस वजह से सबसे ज्यादा परेशान है। दूसरी चीज, यहाँ पे पवन और कोरियोलिस बल दोनों काम करते हैं। कैसे, जैसे कि देखिए, पवन और कोरियोलिस बल कैसे काम करते हैं इसके बारे में बताती हूं। जैसे ही कोरियोलिस बल की प्राप्ति हुई वैसे ही चक्रवात उत्तर की ओर जाने लगा। ये मैं बता चुकी हूं क्यों। चक्रवात जैसे उत्तर की ओर जाता है, व्यापारिक पवनें इस चक्रवात की दिशा बदलेंगी, क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही हैं, तभी इसको हम पूर्वा पवनें या फिर व्यापारिक पवनें कहते हैं। और व्यापारिक पवनें जैसे ही आएंगी चक्रवात को पश्चिम की ओर ढकेलना शुरू कर देंगी। तो इसी वजह से कोई भी चक्रवात अगर इस क्षेत्र में बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, तो ये उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर ही जाएगा। यही हुआ है श्रीलंका को प्रभावित करने के बाद ये भारत में उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी जैसे क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। तो दोनों ही कोरियोलिस बल एवं व्यापारिक पवनें ये चक्रवात को उत्तर एवं उत्तर पश्चिम की ओर ढकेलती हैं। ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर ढकेलती हैं। ये याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा।
और मेंस में बनता भी है कि बंगाल की खाड़ी में ही क्यों आया, इतने सारे चक्रवात क्यों आते हैं और ये उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर क्यों जाती हैं। अब नामकरण की अगर हम बात करें, नामकरण करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी IMDB की भी है। कैसे, ये समझते हैं। सबसे पहली बात, नामकरण क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, आराम से इसके बारे में हम डिसीजन ले सकें। तो भारत मौसम विभाग जो है, पूरे विश्व में 6 RSMC है, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, जिसका काम होता है कि कभी भी चक्रवात आ रहा है तो उसका नामकरण करना और साथ ही साथ इससे संबंधित चेतावनी देना। ये लगभग हिंद महासागर से संबंधित 13 देश हैं, उनको चेतावनी देता है। ठीक है, बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE और यमन। तो अभी यमन ने नाम दिया है ना। हाल में क्या हुआ था ना, उत्तरी हिंद महासागर में जितने चक्रवात आते हैं नाम देना ये IMD का काम है, क्योंकि ये 6 RMSCs का पार्ट है। तो ये नामकरण कब से शुरू हुआ, 2004 के बाद से ही शुरू हुआ। पर 2020 में हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, और इस लिस्ट से हम नाम चूज करते। 13 देश है, उन्होंने 13 नाम दिए हैं, टोटल 169 नेम्स है। अभी जो दिया गया है डिटवा है, डिटवा यमन ने दिया है, और यमन की ये एक लगून है, उसके नाम पे है, ये एक झील है, लगून डिटवा, लगून डिटवा के नाम पे है। और डिटवा कहाँ पे है, सोकोत्रा में है। और इससे पहले सेन्यार UAE ने दिया था। सेन्यार का मतलब लायन है, या फिर आओ समूह में समुद्र की ओर चले, तो सेन्यार UAE ने दिया था, और उसके बाद डिटवा है। नेक्स्ट हो सकता है कॉलम 3 जो इसी लिस्ट में है, ये अर्नब होगा, हो सकता नहीं होगा, अर्नब है। फिर उसके बाद मुरासू है। ठीक है, धीरे धीरे करके ये सारे चक्रवात नामकरण इनका होता चला जाएगा। और ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो एक बार ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं जो बच्चे सही आंसर दे रहेंगे उनके लिए मैं अनाउंसमेंट करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।